Good morning, class 12 students. I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Students, we have already learned the colonial exploitation on the Indian economy under the British rule, features of Indian economy on the eve of independence, agriculture sector on the eve of independence, industrial sector on the eve of independence. Today I am going to discuss about डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश टाइम के टाइम पे कि हमारा किस तरीके से दौरान का जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो कैसा था, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। क्या था जो डेमोग्राफिक कंडीशन था जो ब्रिटिश रूल में, वो इसमें फीचर्स थी। एक तो हमें मालूम था हमारी इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी और बैकवर्ड इकोनॉमी थी, रुकी हुई थी और बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी हम लोग। इसलिए इसमें अलग अलग टाइप की थी, फोकस है। इसमें फोकस करने के जो पॉइंट जो मैंने आपको दिखा रखे हैं, पहला पॉइंट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेकेंड है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ठीक है, थर्ड है एवरेज लाइफ हो गया आपका, एंड फोर्थ है लिटरेसी रेट। तो नाउ वी विल डिस्कस वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट का मतलब उस टाइम पे हमारा जो जन्म दर मृत्यु दर कितनी थी, किस हिसाब से थी उस टाइम पे। क्या था, बोथ बर्थ रेट and death rate were very high, nearly 48 and 40 per thousand respectively। मतलब उस टाइम पे जो ब्रिटिश के टाइम पे जो था हमारा जन्म दर, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जन्म दर था और मृत्यु दर था, वो दोनों ही बहुत हाई रेट में थे, बहुत ही ऊंचे थे। लगभग उन्होंने बताया कि 48 और 40 प्रति हज़ार में, मतलब प्रति हज़ार में 48 और 40 के अकॉर्डिंग थे। अब क्या था, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, ये स्टेट और मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा जन्म दर हो, लोग ज़्यादा पैदा होते हैं, जो ज़्यादा ख़त्म होते हैं, मरते भी ज़्यादा हैं, तो बर्थ रेट और हाई उनके जो आपका डेथ रेट था वो ज़्यादा होने के कारण क्या था, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो पॉवर्टी को बताती है। भाई अगर बर्थ रेट ज़्यादा हाई हुई, मतलब ज़्यादा लोग हो रहे हैं, या जब लोग डेथ ज़्यादा होती है तो लोग पॉपुलेशन आप जो होती है बढ़ती है, घटती रहती है, तो वो एक गरीबी को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई होती है। डेथ रेट हाई का मतलब है या तो उनको प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ है नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनकी डेथ हो रही है। लाइक उस टाइम पे हमने आपको बताया था पॉवर्टी थी, गरीबी थी, लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा था, लोग प्रॉपर खाने को भी नहीं मिल पा रहा था, और लोगों को उस टाइम पे डेवलप नहीं थे, बीमारियाँ भी हो गई थी, तो लोग क्या थे, वो मर रहे थे उस टाइम पे। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट नेक्स्ट पॉइंट है आपका। जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, शिशु दर, यानी क्या था कि शिशु मृत्यु दर जो था, infant mortality rate, death rate of children below the age of 1 year per 1000 live births was very high. It was about 218 per thousand, while at present it is 32 per thousand. High infant mortality is sign of a poor health care associated with the extreme poverty. थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था, जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट था, यानी कि जो बच्चों के मरने की जो दर थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ये लगभग कम से कम 218 के आस प्रति हज़ार थी। अगर आज की तुलना में करें तो 34,000 प्रति है। वर्तमान में यह क्या 34 प्रति हज़ार है। मतलब उस टाइम पे क्या थी, 218 प्रति हज़ार, यानी 1000 में 218, और आज के टाइम में क्या है, 1000 में 34। उस टाइम पे ये क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे लोगों को प्रॉपर फूड, मैंने आपको अभी बताया, पॉवर्टी थी, गरीबी थी, लोगों को प्रॉपर खाने को नहीं मिल पा रहा था, हेल्थ फैसिलिटीज़ सही नहीं थी, वहाँ पे हेल्थ केयर एसोसिएशन जो थे वो भी नहीं थे, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो भी नहीं अच्छी थी। लोग को पहली बात तो खाना नहीं मिल पा रहा था, लोगों को उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। बच्चे जो थे वो जैसे हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा नहीं जाता था, और गरीब होने के कारण उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता था, जिससे अधिकतर वो क्या थे, बच्चे जो छोटे ही थे उम्र में ही मर जाया करते थे। नेक्स्ट है आपका एवरेज लाइफ। देखो एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन वॉज लो एज 32 ईयर्स, वाइल प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 69.4 है। वहाँ पर एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन कितना था, लो 32 ईयर्स, और अभी क्या है, अभी जो है हमारे पास कितनी 69.4 ईयर्स है। अगर वहाँ पर देखें तो वहाँ पर केवल 32 ईयर्स की थी, और आज कितनी 62 ईयर्स है। अब ये सुविधा अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, आज के टाइम में और पुराने टाइम की बात करें, तो पुराने टाइम में क्या था, हमारे पास क्या कहता है, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी,
लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। आज क्या था, आज के टाइम पे क्या हम लोग अवेयर है, अगर कोई बीमारी होती है तो हम उसके लिए बड़े अवेयर हैं, हम वो ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर फूड लेते हैं। जैसे अभी इस टाइम पे देखिए अब कोरोना चल रहा है, तो हम लोग क्या हम लोग अवेयर हैं, घर में ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, साफ़ सफाई का वैसे भी ध्यान रखते हैं, अब और ज़्यादा केयरफुल रह गए हैं, रह रहे हैं हम लोग, मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी डाइट को प्रॉपर कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या था, देखो पहली बात तो वो उस टाइम पे हेल्थ केयर सर्विसेज तो थी ही नहीं, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, क्योंकि हम किसी के अंडर में थे। प्रॉपर फूड नहीं लोगों को मिल पा रहा था, खाने के लिए हो नहीं हो पाता। अगर देखा जाए तो बहुत टाइम पे आपने सुना होगा कि अकाल पड़ता था लोगों के, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर वाले लोग डिपेंड होते थे सिर्फ और सिर्फ किस पे, रेन पे। रेन नहीं हुई तो सूखा हुआ तो उनको पूरे साल भर तक खाना नहीं मिलता था, किसान भूखे मर जाते थे, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, भुखमरी होने के कारण उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, पॉवर्टी गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी थी, और हमारी इकोनॉमी क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, कुछ भी ठीक नहीं था। तो अब आज के टाइम की बात करें तो आज हम लोग उससे ज़्यादा अवेयर हैं, हम अपनी सुविधाओं को ध्यान रखते हैं। तो उस टाइम की जो एवरेज एज थी वो 32 ईयर्स थी, और अब की एवरेज एज क्या है, इसमें दिया हुआ 60 एटलीस्ट 68 या 69 के आसपास की अब की एवरेज ईयर्स है, एज है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या था, लिटरेसी रेट अब क्या था, अब लिटरेसी को कहते हैं साक्षरता, यानी पढ़े लिखे लोगों की उसमें देखा जाए तो लिटरेसी रेट was nearly 16%, reflecting social backwardness as a reflection of economy backwardness. Female literacy rate was only 7%. अगर देखा जाए तो लोग वहाँ पर पढ़े लोगों की परसेंटेज दिखाई जाए 16% ही ओनली थी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी सोशल बैकवर्डनेस की और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की। और जो फीमेल का जो उसमें था रेशियो था वो कितना 7% था। आज देखिए पुराने टाइम और आज की कंपेयर करें तो पुराने टाइम में फ़ीमेल इतनी ज़्यादा आगे नहीं थी, आज देखिए कितनी फ़ीमेल पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर आप सोचिए अगर पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होते तो अवेयर भी होते हैं, ठीक है, और वो स्टेबल होते हैं कि अपनी जॉब को ढूंढ पाएँ या पढ़े लिखे होने के बाद कमा पाए, अर्न कर पाए, ताकि अपने परिवार का ध्यान भी रख पाएँ और भरण पोषण भी कर पाएँ। उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, ठीक है। और ये उस टाइम पे क्या था, जेंडर बेस्ड सोसाइटी थी। जेंडर बेस्ड सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, वही मेल फीमेल में डिफरेंस, मेल को पढ़ाना है फीमेल को नहीं पढ़ाना है, फीमेल को घर के अंदर रखना है, ये जेंडर बेस्ड उस टाइम पे था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ थी। ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन। क्या था इसमें, फर्स्ट पॉइंट था इसमें, देखो अगर मैं इसको पूरा पॉइंट ध्यान से पढ़ूँ तो देखिए इसमें किस किस पॉइंट को लिया गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक 1921 इज़ रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में 1921 एक ऐसा है जिसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि महाविभाजन ईयर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है पीरियड ऑफ 1921, population growth in India was never constant. Size of population kept fluctuating, increasing is one census to decreasing to another। मतलब अगर देखा जाए तो उस टाइम पे क्या थी, जो जनसंख्या वृद्धि एक समान नहीं थी, कभी बढ़ रही थी, किसी टाइम पे इसकी पॉपुलेशन बढ़ी तो किसी ईयर में पॉपुलेशन क्या थी, घट रही थी, यानी जनगणना जो थी वो इक्वल समान नहीं चल रही थी। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड एट राइज। अगर वो देखा जाए तो 1920 के बाद जो जनसंख्या में वृद्धि बताई गई, यहाँ वृद्धि हुई। उसके बाद सेंसेक्स क्या था, जो सेंसेक्स 1901 शो द डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़ इन टोटल पॉपुलेशन, डिक्लाइन ऑफ टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम 23.87 करोड़ इन 1891 टू 23.83 करोड़ इन 1901। अब उन्होंने बताया कि अगर जनगणना अगर देखें तो 0.07 की जो थी वो डिक्लाइन, गिरावट कंपेयर करा गया 1911 में और 1921 के बीच की बात देखें। नेक्स्ट है जो कि 1911 यानी तब था हमारे पास 25.21 करोड़ थी, और 1921 में कितनी होगी आपकी 25.14, यानी अप्रॉक्स 0.07 करोड़ जो पॉपुलेशन थी वो थी हमारी कम हो गई। अब अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फ्रॉम द ईयर 1921 onward the total population in India never declined. It showed a rise. Census 1931 recorded a rise of 2.76 करोड़। अब 1921 के बाद
लगातार इसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, वृद्धि होती गई, दर्ज गई वृद्धि। 1941 में आपकी 3.96 करोड़ हो गई, 1951 में 4.24 करोड़ में मतलब इनमें बढ़ोतरी देखी गई, लगातार बढ़ती हुई। अब नेक्स्ट है कि अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट हम की तो देखें तो उसमें क्या था कि जो लगातार जो बढ़ रहा था, जो हमारी जनसंख्या में बढ़ रही थी, या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पर अधिक ध्यान देने वाला था। अब क्या था कि सरकार जो थी, गवर्नमेंट जो उस करंट पॉपुलेशन थी उस पर क्या थी, वो खर्च कर रही थी कि उसको कैसे करना है, कितना मेंटेनेंस देना है, मेंटेनेंस का था, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर फूड मिल रहा है कि नहीं, वो सब कुछ देखना था। नेक्स्ट है आपका when the maintenance investment high growth oriented investment remain। अब क्या था कि जैसे ही अब देखा जाए तो रख रखाव का बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही अब तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आपके घर में, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपके घर में 3 लोग रहते हैं तो 3 लोग के हिसाब से आप उसको जो थोड़ी बहुत सेविंग कर लेते हो उसका इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो। लेकिन अचानक पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है, मान लीजिए आप 3 महीने 4 महीने के लिए कोई आपके घर में गेस्ट आ गया रहने के लिए, लगातार 3 या 4 मेंबर बढ़ गए, यानी आपके पास 3 थे, अब कितने हो गए, 7 मेंबर हो गए। तो 3 मेंबर के लिए रख रखाव और 7 मेंबर के लिए रख रखाव दोनों में डिफरेंस आएगा, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी असर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 3 के लिए जब करते थे तो उसके लिए जो सेविंग करते थे और सेविंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो अगर 7 के कंपेरिजन में देखें तो क्या हो जाता है आपका, क्या होगा, आपका 7 वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। 3 के लिए मान लीजिए हम 3 जब पर्सन थे, हम अपनी सेविंग करके जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो मान लीजिए पर मंथली या पर मंथली, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, पर मंथली 5000 थे, लेकिन अचानक 7 मेंबर आ गए तो वो जो हो गया वो 3000 हो गया, तो यहाँ पर कमी हो गई। ऐसी क्या, पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने पर गवर्नमेंट ने उनके देख रेखाव करने पर जो खर्च किया, उससे इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, हमारा कम होता गया। अब इन्वेस्टमेंट जो थी वो काफ़ी हमारी लो होती गई। अब इन्वेस्टमेंट लो होगी तो हमारी, आपको पता ही है कि कुछ इनकम ही नहीं हो पाएगी। अगर देखा जाए तो क्या है कि वृद्धि होने से, मतलब वृद्धि होना, जनसंख्या वृद्धि होना कोई वो नहीं था, लेकिन क्या था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो रुकी हुई इकोनॉमी थी, हमारे पास कुछ अर्निंग के लिए नहीं था। यानी उस टाइम पे अगर जनसंख्या का जैसे ही काफ़ी ज़्यादा रहा, अब 1951 की बात करें, 1951 के बाद जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अभी देखिए हमारी पॉपुलेशन कितनी है, आपको पता ही होगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इतनी ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ब्लास्ट नहीं होता पॉपुलेशन का, वैसे पॉपुलेशन लगातार विस्फोटक वृद्धि हुई, बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और एक देखा जाए तो अभी जो पॉपुलेशन हमारी करंटली पॉपुलेशन है वो भी एक चिंता का विषय है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, फिर उसके लिए सारा कुछ इन्वेस्टमेंट करना ये भी चिंता का विषय है, देखिए, ठीक है। लेकिन अचानक वृद्धि होने से भी प्रॉब्लम हुई, तो ये था हमारा पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमारे पॉइंट था, हमने आपको डिस्कशन किया आपसे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।